Good morning, students. In our last class, we have discussed that the air exerts pressure on the object, right? जो एयर है वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है और जिस भी ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक करती है वो उस ऑब्जेक्ट पर एक तरीके का फोर्स जो है वो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है, राइट? इसीलिए जब हम एयर के डायरेक्शन में साइकिलिंग करते हैं तो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एयर के अपोजिट डायरेक्शन में साइकिलिंग कर रहे हो तो, राइट? लेट अस स्टार्ट स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। अ स्विस मैथमेटिशियन, स्विट्ज़रलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, डैनियल बर्नोली, ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एयर स्पीड अप इट्स प्रेशर गोज डाउन। उन्होंने क्या चीज़ फाइंड आउट की थी कि जैसे जैसे एयर की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, राइट? एन ऑब्जेक्ट हेल्ड अंडर द एरिया ऑफ लो प्रेशर एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स और लिफ्ट। एक ऑब्जेक्ट जो कि लो प्रेशर एरिया में होता है वो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है और जो कि उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करता है, राइट? इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। दैट एक्टिविटी यू कैन रीड बाय योर ओन। नाउ उस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन द अबोव एक्टिविटी वी सॉ दैट व्हेन वी ब्लो एयर ओवर द पेपर, एयर प्रेशर अबोव द पेपर रिड्यूसेस एंड बिकम लेस देन द प्रेशर बिलो इट। जैसे जैसे आपने एक पेपर लिया, जब हम उस पेपर पर एयर ब्लो करेंगे तो जो एयर प्रेशर होगा पेपर के ऊपर, राइट, एयर पेपर के ऊपर का जो एयर प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और उसके नीचे का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। सिंस एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया, दिस प्रेशर डिफरेंस रिजल्ट्स इन अपवर्ड लिफ्ट ऑफ द पेपर स्ट्रिप। और आपको पता है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो होती है, इसीलिए जो पेपर है वो थोड़ा सा, पेपर स्ट्रिप जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाएगी, राइट? सो इस तरीके से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एयर का जो फ्लो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ होता है। ड्यूरिंग स्टॉर्म समटाइम द रूफ ऑफ द हाउसेज गेट ब्लोन अवे। आपने देखा होगा कि कुछ घर जो कच्चे बने होते हैं जिन पर ऊपर पतरे लगे होते हैं, जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, तो उनकी रूफ्स अलग हो जाती हैं, राइट? उड़ जाती हैं हवा के साथ साथ। दिस इज़ बिकॉज रूफ्स मेड अप ऑफ थैश और वुड आर नॉट हेल्ड फर्मली एंड मूविंग विंड कॉज अ लो प्रेशर एरिया अबोव द हाउस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रूफ है वो परमानेंट तो है नहीं, राइट? जो थैश की बनी है या जो वुड की बनी है वो परमानेंट नहीं है और वो लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप करती है घरों के ऊपर, जिसके कारण जो रूफ है वो एक अपवर्ड प्रेशर, उस पर ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगता है और वो जो रूफ है वो लिफ्ट अप हो जाती है, मतलब ऊपर उड़कर चली जाती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और ऊपर लो प्रेशर एरिया होता है, जिसके कारण जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है, जिसके कारण ये जो रूफ है वो ऊपर उड़कर अलग चला जाता है, राइट? Now, the next topic that we are going to study is air expand on heating. अगर हम एयर को हीट अप करते हैं, एयर को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें एक्सपांशन होता है। जो एयर है वो एक्सपांड होने लग जाती है। तो समझते हैं कि ऐसा क्यों। When air is heated, its volume increases. जब भी हम एयर को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड ऑक्यूपाइज बिगर स्पेस, और वो ज़्यादा स्पेस में फैल जाती है। वी विल लर्न दिस फैक्ट बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। हम इस चीज़ को एक एक्टिविटी की हेल्प से भी समझ सकते हैं, राइट? नाउ, विंड करंट। विंड करंट्स क्या होते हैं वो समझते हैं।
विंड ब्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। हमने पढ़ा है कि विंड क्यों ब्लो होती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होता है, इसलिए विंड जो है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो करती है। ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर द विंड स्पीड, और जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी। मतलब किसी जगह पे अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ विंड ब्लो करती है, और जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा विंड की स्पीड होगी। दिस डिफरेंस इन द एयर प्रेशर क्रिएटेड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस इन डिफरेंट रीजन। और ये जो डिफरेंस है एयर प्रेशर में, वो अनइवन हीट प्रोड्यूस करता है अर्थ की सरफेस पर, जिसके कारण जो अलग अलग रीजन्स हैं वो अलग अलग तरीके से हीटअप हो जाते हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ विंड कॉजेज विंड करंट ऑन अर्थ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। और चूंकि विंड एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करती है तो उसके मूवमेंट के कारण जो विंड करंट है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये विंड करंट क्या होते हैं वो समझते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि जो विंड करंट है वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न इज़ अनइवन हीटिंग ऑफ द इक्वेटर्स एंड पोल्स। आप हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो सन है वो हमारी अर्थ को इवनली हीट नहीं कर रहा है, राइट। हमारी अर्थ का अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से हीटअप होता है। तो चूंकि इक्वेटर और पोल्स दोनों ही अनइवन तरीके से हीट होते हैं, इसलिए मतलब कहीं पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, कहीं पर टेम्परेचर कम है। तो इस कारण जो विंड करेंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑल्सो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो लैंड और वाटर है वो भी अनइवन हीटिंग इफेक्ट होता है, उसमें भी अनइवनली वो हीट होते हैं, राइट। ऑल्सो अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटर्स एंड पोल्स। दिस इज जस्ट द रिपीट। नाउ द विंड resulting from uneven heating earth surface cause daily weather change। अब चूंकि जो विंड है, चूंकि हमारी अर्थ अनइवनली हीट हुई है तो उसके कारण ऑब्वियसली विंड जो है वो ब्लो करेगी, और जब विंड ब्लो करती है तो उसके कारण जो हमारा डेली वेदर है वो चेंज होता है। आपको पता है हमारा डेली जो वेदर है वो चेंज होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो वेदर आज था सेम एज इट इज़ वेदर कल हो, सेम परसों भी हो। डेली वेदर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज होता है, राइट। तो वो क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ अवर अर्थ ओनली, एंड बिकॉज ऑफ द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, राइट। The permanent wind in various part of the world, these are also known as the planetary winds। और इनको हम क्या बोलते हैं? planetary wind भी हम उनको बोल सकते हैं। The wind above the equator get heated due to the direct sun rays and rises up creating a low pressure area। वो एरिया जो कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है, या इक्वेटर वाला जो एरिया होता है वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सन के पास में है, और चूंकि वो सन के पास में है इसलिए वो ज़्यादा हीट को रिसीव करेगा, और जब वो ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो वो लो प्रेशर एरिया हो जाता है, राइट। द कूलर एंड हैवियर विंड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ ट्रॉपिकल बेल्ट ब्लो टूवर्ड द इक्वेटर। और इसी कारण से चूंकि वो एक लो प्रेशर एरिया हो जाता है तो इसलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आने वाली जो विंड है वो इक्वेटर की तरफ ब्लो करती हैं। द विंड आर नोन एज द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और ये जो विंड्स होती हैं उनको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इसको अगर हम फिगर की हेल्प से थोड़ा सा समझें, आपको पता है जो पोल्स होते हैं ये हमारे अर्थ के पोल्स हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है वो हमारा अर्थ का इक्वेटर है। चूँकि अर्थ का इक्वेटर सन के पास में होता है तो सबसे ज़्यादा हीटअप जो है वो अर्थ का इक्वेटर होता है, और जब अर्थ का इक्वेटर ज़्यादा हीटअप हो गया तो ये एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर लेता है। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द पोल्स। और आपको पता है जो विंड जो होती है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो होती है। सो यहाँ पर हाई प्रेशर पोल्स पर
और इक्वेटर पर लो प्रेशर। इस कारण जो विंड है वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ ब्लो करती है, और आई कैन से पोल्स से इक्वेटर्स की तरफ ब्लो करती है, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली द रीज़न जिसके कारण जो विंड है वो इक्वेटर की तरफ ब्लो करती है, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर रीजन जो है वो डेवलप हो जाता है। द हॉट एंड light air rising from the equator cools down and becomes heavy on reaching area near 30° north and 30° south latitudes and blow toward the poles that are much colder. So, the hot and light air rising up from the equator, जो हॉट और लाइट एयर होती है जो कि इक्वेटर से पास हो रही है, वो धीरे धीरे ऑब्वियसली कूल डाउन होगी, और जैसे जैसे वो कूल डाउन होती है वैसे वैसे वो हैवी भी होती जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कूल एयर होती है वो हैवी होती है, और जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है, राइट। सो जैसे जैसे एयर लाइट होगी वैसे वैसे वो हैवी भी होती जाएगी, और वो 30° नॉर्थ और 30° साउथ लैटिट्यूड की तरफ ब्लो करती है जैसे जैसे वो ठंडी होती जाती है। These winds will which blow toward the 60° north and 60° south latitudes are known as the wester lies. वो विंड जो 30° नॉर्थ और 30° साउथ लैटिट्यूड की तरफ ब्लो करती है उसको बोला जाता है वेस्टर लाइज। They meet polar winds blowing from the colder polar region toward the 60° north and 60° south latitudes. और जो पोलर विंड्स होती हैं वो कोल्डर रीजन में जो विंड ब्लो करती है वो 60° नॉर्थ और 60° साउथ लैटिट्यूड पर ब्लो करती है। दिस कंपैरेटिवली वार्म एयर अगेन rises up and low pressure area is created which is occupied by colder polar winds. और जब ये एयर वार्म अप होती है तो वार्म अप होने के बाद ये अगेन लाइट हो जाएगी, और लाइट होने के कारण ये राइज अप हो जाती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं, और जिसके कारण एक लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। और सिंस जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया तो अब जो पोलर विंड्स हैं वो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ फ्लो करती हैं। दिस गिव्स राइज टू द पैटर्न ऑफ विंड करंट इन द बोथ द हेमिस्फेयर। और इस तरीके से ये जो विंड करंट है वो प्रोड्यूस होते हैं दोनों हेमिस्फेयर्स में, वेदर इट बी द नदर्न हेमिस्फेयर और द सदर्न हेमिस्फेयर, राइट। सो ऑल दिस इज द काइंड ऑफ द थिंग दैट हैपन इन द wind patterns. Now, uneven heating of land and water. आपको पता है कि जो लैंड और वाटर है दोनों में हीटिंग सेम तरीके से नहीं होती है, दोनों अनइवनली अलग अलग तरीके से हीट अप होते हैं। इन इंडिया ड्यूरिंग समर्स द लैंड सर्फेस गेट हीटेड अप फास्टर देन सी वाटर। इंडिया की अगर हम बात करें तो समर सीज़न में जो लैंड सरफेस है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। दिस कॉज फ्लो ऑफ विंड फ्रॉम सी टूवर्ड द लैंड। और चूँकि लैंड के ऊपर की एयर ज़्यादा गर्म है और सी के ऊपर की लैंड कम गर्म है, तो इसके कारण जो विंड है वो सी से होते हुए लैंड की तरफ ब्लो करती है। These winds carry water vapor with them from Indian Ocean and cause rainfall over India. और ये जो विंड होती हैं वो अपने साथ साथ वाटर वेपर्स को भी कैरी करती हैं, राइट। और जब ये अपने साथ साथ वाटर वेपर को कैरी करती हैं तो ये इंडियन ओशन से होते हुए जाती हैं, और इसी के कारण हमारे इंडिया में जो रेनफॉल है वो होती है। अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर में द सी वाटर गेट हीटेड अप फास्टर देन द लैंड सरफेस। विंटर्स में क्या होता है, जो सी वाटर है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड सरफेस। विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टूवर्ड द सी कंटेनिंग वेरी लेस मॉइस्चर। और अब क्या होगा, जो विंड है वो लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है जिसमें कि मॉइस्चर जो है वो बहुत कम होता है, और दस कॉजिंग अ लिटिल रेन इन विंटर। और इसीलिए विंटर में जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम होता है, राइट। यहाँ पे पिक्चर में हम समझ सकते हैं समर सीज़न में जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है
और जो एयर है वो धीरे धीरे गर्म होता है या कम गर्म लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है और जो सी है वो कम गर्म होता है, राइट। और इसीलिए जो विंड का फ्लो है वो सी से होते हुए लैंड की तरफ होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एयर सी से होते हुए लैंड की तरफ जा रही है तो वो अपने साथ साथ वाटर वेपर को भी कैरी करेगी, जिसके कारण उसका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होने के बाद हमारे यहाँ रेनफॉल होती है। और विंटर्स में इसी का जस्ट उल्टा होता है, वाटर ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लैंड, और जो एयर है वो लैंड से वाटर की तरफ फ्लो होती है। और जब लैंड से वाटर की तरफ एयर फ्लो होगी तो वो अपने साथ कम मॉइस्चर को कैरी करेगी, और चूँकि मॉइस्चर कम कैरी हो रहा है तो जो विंटर्स में जो विंड होगी वो भी कम होगी, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली द रीज़न वाई हम रेनफॉल फेस करते हैं, एंड अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल हम फेस करते हैं इन द डिफरेंट seasons, right? Now the next topic that we are going to discuss is the storms. जो आंधी तूफान आते हैं जिसको हम storms भी बोलते हैं. So what do we mean by the storms? That thing we are going to study here. A storm is a disturbed condition of atmosphere. Storm क्या होता है? एटमॉस्फेयर की डिस्टर्ब्ड कंडीशंस को हम बोलते हैं स्टॉर्म. जब एटमॉस्फेयर की कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है स्टॉर्म. दैट प्रिवेल्स विद द अकरेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया. इसके कारण बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, हैवी रेन्स हो सकते हैं, थंडर हो सकते हैं, लाइटनिंग हो सकती है. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डेवलप फ्रिक्वेंटली इन हॉट ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज़. और ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और इसके कारण हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ भी प्रोड्यूस होते हैं. दे मे अराइज ओवर लैंड और सी, और ये लैंड और सी दोनों के ऊपर हो सकती हैं. सम अदर स्टॉर्म्स में बी ड्राई एंड डस्टी. कुछ स्टॉर्म्स जो हैं वो ड्राई और डस्टी भी हो सकते हैं, जैसे कि रेगिस्तान में जो आंधी चलती है वो ड्राई होती है और डस्टी होती है, राइट. नाउ सबसे पहले हम समझते हैं थंडर स्टॉर्म्स. थंडर स्टॉर्म्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टॉर्म्स accompanied by heavy rain, thunder and lightning. थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म्स एक बहुत मोस्ट कॉमन टाइप है स्टॉर्म्स का, जिसमें हैवी रेनफॉल होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, बिजली चमकती है और लाइटनिंग भी होती है, राइट. सो पिक्चर में देखकर हम समझ ही सकते हैं द थंडर स्टॉर्म्स लुक लाइक दिस, राइट. देयर फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन 3 कंडीशंस. इनका जो फॉर्मेशन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज़ मॉइस्चर विच फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेन. मॉइस्चर मतलब जो नमी होती है एटमॉस्फेयर में उसको हम बोलते हैं मॉइस्चर. अनस्टेबल एयर विच राइजेज रैपिडली ऑन बीइंग वार्मर. जो अनस्टेबल एयर होती है, जैसे जैसे एयर वार्म होती जाती है, गर्म होती जाती है, वैसे वैसे जो एयर है वो अनस्टेबल होती जाती है, राइट. लिफ्ट ड्यू टू एयर फ्रॉम सीज एंड माउंटेन. जो एयर है वो लिफ्ट होती है सीज और माउंटेन्स से. द अर्थ सरफेस गेट हीटेड अप ड्यू टू सन. जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो सन के कारण हीटअप हो जाती है. हॉट एयर फ्रॉम अबोव द लैंड राइजेज अप. लैंड के ऊपर की जो हॉट एयर है वो राइज अप हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर एरिया, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप होता है. वाटर वेपर राइजेज एंड कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर विच फ्रीजेस टू फॉर्म आइस. और जो वाटर वेपर हैं वो ऊपर जाने के बाद उनमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होने के बाद वो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं, और चूँकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो फ्रीज़ होकर आइस बन जाती हैं. अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. और कंडेंसेशन की प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो जनरेट होती है. एंड फ्रीजिंग ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर. और जो ड्रॉप्स फ्रीज़ हो रहे हैं
तो उस केस में भी क्या होगा, जो हीट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगी. द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड आइस पार्टिकल्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द राइजिंग एयर. आइस और वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रब करते हैं और वो एयर में राइज अप करते हैं. दिस बिल्ड्स अप एन इलेक्ट्रिक चार्ज. और आपको पता है, आप आगे की क्लासेस में और पढ़ेंगे कि जब भी इस तरीके से दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन के कारण चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है. और बेसिकली इन इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण ही हमको बिजली चमकती हुई दिखती है, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग. सो ये किसके कारण हो रही है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन हो रहा है और फ्रिक्शन के कारण ये जो चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. दिस हीट्स द सराउंडिंग एयर विच कॉज द एयर टू एक्सपांड वेरी फास्ट. इसके कारण क्या होगा, जो सराउंडिंग की एयर है वो हीटअप हो जाती है, जिसके कारण जो एयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाती है. राइट. वेरी फास्ट द साउंड ऑफ थंडर. The upward movement of hot air and downward movement of cold air results in stormy wind. और जो hot air है वो ऊपर की तरफ मूव करती है और जो cold air है वो नीचे की तरफ downward direction में मूव करती है. In the stormy wind, rainfall, lightning and thunder, all these events together are called the thunderstorms. और ये सारे इवेंट्स कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इनको, थंडर स्टॉर्म्स. राइट. जब ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो इसी को हम बोलते हैं कि थंडर स्टॉर्म हो रहा है. राइट. थंडर स्टॉर्म के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. सो इट कैन अपरूट ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ब्लो अवे लाइट वेट स्ट्रक्चर्स लाइक थैच्ड रूफ्स. इसके कारण कभी कभी जो ट्रीज़ हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स उखड़ जाते हैं. ये कुछ जो कच्चे घर होते हैं उनके रूफ्स को अपने साथ उड़ाकर ले जा सकती हैं जो हैवी विंड्स होती हैं. हेवी रेन कैन अकर अलॉन्ग विथ थंडर स्टॉर्म कॉज फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग. हैवी रेन के कारण फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है. राइट. वाटर लॉगिंग हो सकती है. पीपल में डाई इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स देम. अगर किसी के ऊपर बिजली गिरती है तो वो जो इंसान है दैट मे गेट डाई ऑल्सो. राइट. तो ये सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं अगर थंडर स्टॉर्म होता है तो. राइट. सो ऑल दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द थंडर स्टॉर्म. So that's all for today's class, students. In our next class we will study the next topic. Thank you.